नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग विद्युत जनित्र के बारे में देखेंगे। इससे पहले विद्युत मोटर का वीडियो हमने फिनिश कर चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र आपके लिए अति उपयोगी होने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ये भर-भर के नंबर देते हैं, 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग विद्युत जनित्र के बारे में जानेंगे और विद्युत जनित्र को जानने से पहले आप ये जान लें कि इनके बीच में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत जनित्र होता क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? इनकी संरचना क्या है? और इसके साथ-साथ जानेंगे इसकी कार्यविधि। ये लेवल 10 तक के लिए था। अच्छा, इसमें हमने लेवल को और बढ़ाया है। कक्षा 12 के लिए भी, इसके साथ-साथ आईआईटी, नीट, जेईई वाले बच्चों के लिए भी है। तो उसमें हमने सूत्र का निगमन भी किया है और इसके साथ-साथ उसकी कार्यविधि को अलग से समझाया है और उसका आरेख भी इसमें नोट किया गया है। ठीक है? तो आइए देखते हैं विद्युत जनित्र के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर आप विद्युत जनित्र को देख सकते हैं, इसकी संरचना को। इसमें 2 चुंबक हैं स्थायी, नॉर्थ और साउथ स्थिर हैं और इनके बीच में एक कुंडली है जो घूम रही है और वो कुंडली 2 वलय के साथ जुड़ी हुई है और वलय से होते हुए 2 ब्रुश लगे हुए हैं और उन दोनों ब्रुश से तार निकले हुए जो बल्ब की ओर जाते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कुंडली जैसे-जैसे घूम रही है, बल्ब जल रहा है और बुझ रहा है, बल्ब जल रहा है और बुझ रहा है। बल्ब की जगह आप गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, जो धारा संसूचक होता है। ठीक है? जैसे-जैसे कुंडली इसमें घूम रही है, ये जो बल्ब है वो जल रहा है, बुझ रहा है, यानी इसमें धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है। एसी जनित्र आपको दिखाई दे रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहले आप विद्युत जनित्र के बारे में जानिए। विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी उसको दी गई यांत्रिक ऊर्जा यानी उसको आप घुमाइए, विद्युत प्राप्त कीजिए। ये होता है ये होता है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र को आप डायनेमो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो इसकी आपको ये विद्युत जनित्र होता क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन-सा है? विद्युत जनित्र। ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब ये होता है कि जब किसी कुंडली के पास कुंडली कैसे बनाएँगे? एक आयताकार प्लेट लीजिए और उस पर तार लपेट दीजिए। इसमें लपेटने के बाद यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं आप। गैल्वेनोमीटर है, जो धारा संसूचक होता है। ये 0 पॉइंट पर रहता है। अगर धारा की दिशा इधर होगी तो गैल्वेनोमीटर इधर भाग जाएगा, धारा की दिशा इधर होगी तो गैल्वेनोमीटर इधर भाग जाएगा। ठीक, जब इसके पास किसी छड़ चुंबक को ले जाते हैं, यानी कि इस कुंडली को स्थिर रखते हुए, जो तार वाली कुंडली है, इसको स्थिर रखते हुए जब उसके सापेक्ष कुंडली को स्थिर रखते हुए उसके सापेक्ष जब चुंबक को गति कराया जाता है, तो इसमें विक्षेप आता है। यानी कि इसमें इसके गति के कारण इसमें इस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है और फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल और उसके कारण इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। कुल मिला-जुला के कहने का मतलब ये है, जब किसी कुंडली के पास चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है, तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसको किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। इसी सिद्धांत पे ये काम करता है विद्युत मोटर। यानी कि हम क्या करेंगे इसमें यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा में। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। अगर हम बात करें प्रकार की, विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। ठीक, अगर हम बात करें विद्युत जनित्र के प्रकार की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक ना? है डायरेक्ट करंट जनरेटर, इसको डीसी जनरेटर भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग एसी जनरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को मुख्य रूप से इसको पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे और लास्ट में इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन कर देंगे, बदल जाएगा दिष्ट धारा परिवर्तक में। ठीक है, दिष्ट धारा जनित्र में बदल जाएगा। पढ़ना आपको इसको है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कौन-सी? नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र।
प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर वही है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। और एसी धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। जो समय के साथ अपना परिमाण और दिशा बदले वो होती है एसी। जो समय के साथ परिमाण दिशा न बदले, एक ही दिशा हो उसकी, तो वो होता है डीसी। कहने का मतलब है ए पॉइंट है, ए से गया बी पॉइंट पर, फिर बी से ए पॉइंट पर हुआ, मतलब ए से बी फिर बी से ए पॉइंट, तो उसकी धारा बदले हर समय हर चक्र में, वो होगी एसी। ए से बी की तरफ हमेशा दिशा रहे तो हो जाएगी डीसी। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। आइए सिद्धांत के बारे में समझते हैं। सिद्धांत, आखिरकार ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत क्या है? होता क्या है, जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब नॉर्थ और साउथ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, एक कुंडली रहेगी और उस कुंडली को हम इसमें क्या करेंगे, घुमाएंगे। दो चुंबक है नॉर्थ और साउथ, और चुंबक के कारण उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को हम घुमाते हैं तो उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, और उस फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आप निकाल सकते हैं। ये उसका सिद्धांत हुआ, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और किस सिद्धांत पे आप बता सकते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। सिद्धांत में आपको यही लिखना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो देख चुके हैं आप लोग, ये हमने सिद्धांत इसका लिख दिया है। सिद्धांत में हमने क्या लिखा है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए यहाँ पर विद्युत वाहक बल को आप लोग ई से दर्शा सकते हैं। अच्छा, विद्युत वाहक बल ये कोई बल नहीं है, याद रखिएगा, ये एक वोल्टेज है, ये कोई बल नहीं है। बल यहाँ पर भ्रांति पैदा कर रही है, जबकि यहाँ पर बल से कोई तात्पर्य नहीं है। ओके, विद्युत वाहक बल इसको ई से दर्शाएंगे, एक वोल्टेज, इसका मात्रक वोल्ट होता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। लेकिन अच्छा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यानी इस कुंडली में क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा, और जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, और यह फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर से सुन लीजिए, इसका सिद्धांत हम फिर से बताते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाते, अब घुमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप कैसे घुमा सकते हैं कुंडली को, वहां पर आप डीजल का यूज करते हैं। देखे होंगे शादी विवाह में डीजल लाते हैं, डीजल पर एक मोटर बैठा रहता है, वही डायनमो है, उसी को घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, डीजल डालते हैं, डीजल डाल के हैंडल मारते हैं। कौने हाथ से मारते हैं, दाएं हाथ से, यानी ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कार्य करता है। ठीक है, जैसे हैंडल मारते हैं, हैंडल मारने के बाद वो जो डीजल है, ठीक है, वो रासायनिक ऊर्जा वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और वह यांत्रिक ऊर्जा डायनमो लेके विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और वो विद्युत ऊर्जा अनेक बल्बों को जला देता है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, इसके साथ साथ इस कुंडली को घुमाने के लिए आप पवन ऊर्जा का भी यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े पवन चक्की लगे होते हैं, वो हवा के कारण घूमने लगते हैं, और घूमने के कारण वो पट्टे लगे होते हैं इस डायनमो के साथ, वो भी घूमने लगते हैं, जिसके कारण वो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके साथ साथ जलाशय, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, वहां से जल को डायनमो पर गिराया जाता है, इसकी पुलिया पे, इसकी पुलिया घूम जाती है, जिसके कारण वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत सा आपका हो गया। आइए इसके बाद संरचना पढ़ेंगे। संरचना, आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। संरचना में यहाँ पर आपको दिख रहा है विद्युत जनित्र, ठीक ना। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है, इसमें दो स्थायी चुंबक होते हैं, नॉर्थ और साउथ, यानी ये कोई चुंबक इधर है, नॉर्थ है तो इसका ऑब्जेक्टिव साउथ भाग इधर होगा, ये साउथ है तो इसका नॉर्थ वाला हिस्सा उधर होगा। ठीक है, तो इसके आगे आप देखते हैं हम लोग, इसमें स्थायी चुंबक है, नॉर्थ और साउथ स्थायी चुंबक है, और इसके बीच में एक कुंडली, कुंडली का नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। एक कुंडली जो है, इस पर कुंडली पर तार लपेटे होते हैं, तार के दो सिरे होंगे, सिरा नंबर ए होगा, इस सिरा नंबर बी होगा। तो पहला जो सिरा है ये वलय इससे जुड़ा हुआ है, इसको वलय को मान लेते हैं हम R1 है, वलय कौन है, R1। और ये जो दूसरा सिरा आपको दिख रहा है ये वलय ग्रीन से, वो कौन है, R2 है। ये वलय जुड़े हुए हैं, ये कुंडली जैसे जैसे घूमेगी इसके साथ साथ वलय भी घूमेगा। अच्छा, इसके ठीक बगल में R1 यानी वलय R1 के साथ एक ब्रूस लगा है B1,
रेड का, ठीक। और यहाँ पर ग्रीन वलय जो R2 है उसके साथ भी B2 ब्रुश लगा हुआ है, ठीक। तो होगा क्या कि यहाँ पर 2 वलय हैं और 2 ब्रुश हैं और इसके साथ-साथ एक कुंडली है और स्थायी चुंबक है। ये संरचना में इसके मुख्य भाग कितने हो गए? तो आप भाग लिखेंगे संरचना में मुख्य भाग। नंबर 1 भाग स्थायी चुंबक लिखेंगे या फिर आप लिख सकते हैं क्षेत्र चुंबक, ठीक। दूसरे भाग की अगर आप बात करेंगे तो दूसरे भाग में आप इसमें लिख सकते हैं विभक्त वलय, नहीं विभक्त वलय की जगह आप सर्पी वलय लिखेंगे, सर्पी वलय। नंबर सी में आप ब्रुश लिख सकते हैं, इसके साथ साथ कुंडली भी लिख सकते हैं, कुंडली या फिर इसको बोलेंगे आर्मेचर। अच्छा, नंबर डी में आप लिखेंगे ब्रुश, ठीक। इसके मुख्य कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अब इन चारों का काम क्या है? देखो, जो क्षेत्र चुंबक है ये आपके, ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इनका काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। इसका काम है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। सर्पी वलय का काम क्या है? सर्पी वलय का काम है ये जैसे जैसे घूमेगा, ठीक है, जैसे जैसे घूमेगा तो ये कुंडली के साथ ये सर्पी वलय लगा रहता है। हाई जो कुंडली है, कुंडली के साथ सर्पी वलय जुड़ती है। कुंडली जैसे जैसे घूमती है सर्पी वलय भी उसके साथ साथ क्या करता है? घूमते रहता है। इसके साथ साथ कुंडली आर्मेचर क्या है? आयताकार कुंडली होती है, आयताकार कुंडली उस पर तार लपेट कर बनाई जाती है, कापर का तार चढ़ाकर लपेट कर बनाई जाती है दोनों सिरे, और दोनों सिरे किससे जुड़े होते हैं? सर्पी वलय से, जो परिवर्तक का कार्य करती है, ठीक। और इसके साथ साथ 2 ब्रुश भी लगे होते हैं, ग्रेफाइट के बने 2 ब्रुश लगे होते हैं जो इस वलय को केवल टच करते रहते हैं और उनसे 2 तार निकले होते हैं। तार में कहीं ऐंठन ना हो जाए, कुंडली घूम रही है तो कहीं ऐंठन ना हो जाए, इसलिए हम ब्रुश लगा देते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी संरचना। अच्छा, इसको अच्छे से समझने के लिए हमने आपके लिए कुछ बनाया था कि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो ये रहा आपके लिए कुंडली, ठीक है। यहाँ पर कुंडली आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ABCD सिरा है, ABCD सिरा, ये कुंडली हो गई आपकी। और कुंडली के साथ हमने बोला था कि इसमें ये वलय लगा होता है, इस वलय का नाम क्या होता है? सर्पी वलय, स्लिप रिंग। इसका नाम क्या है? स्लिप रिंग। अब विद्युत मोटर में आप कौन पढ़े थे? स्प्लिट रिंग पढ़े थे, विभक्त वलय पढ़े थे। विभक्त वलय की जगह इसमें कौन है? सर्पी वलय, स्लिप करने वाला, ठीक ना, ठीक। तो इसमें देखिए ये जो सिरा AB सिरा आ रहा है, इससे ये क्या होगा? वलय से जुड़ा होगा। ये वाला CD सिरा जो है वो भी क्या होगा? वलय से जुड़ा होगा। दोनों के लिए वलय भी हमने बना रखा है। देखिए यहाँ पर ये ब्लैक वाला हिस्सा है, इसमें ये एडजस्ट हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो जैसे जैसे कुंडली घूमेगी इसके साथ साथ ये भी घूमता है, ठीक है। ये जैसे जैसे ये कुंडली इसमें रहेगी तो ये कुंडली घूमेगी तो इसके साथ साथ वलय भी घूमेगा, ठीक है। तो ये किसके लिए था? ब्लैक के लिए था। अब आइए इसके लिए देखते हैं, ब्लू के लिए। दूसरा वलय हमने यहाँ पर लिया है, ठीक। दूसरे वलय को यहाँ पर कर देते हैं एडजस्ट। ये बिल्कुल उसमें एडजस्ट होता है, ठीक, पॉइंट पे। और जैसे जैसे ये घूमता है ये भी ये घूमता है। वलय है, ये कुंडली जब घूमेगी ये भी इसके साथ साथ अपने स्थान पर क्या होगा? घूमता रहेगा, ठीक है। और इसी वलय के साथ यहाँ पर ब्रुश लगे होते हैं, इसी वलय के साथ ब्रुश लगे होते हैं। ब्रुश, ये कुंडली क्या होती है? वलय क्या होता है? घूमता रहता है और ये ब्रुश इसको बस टच करता है, ठीक है, टच करता रहा। और इससे तार जुड़े होते हैं जो विद्युत बल्ब को जाते हैं, ठीक है। अब इसकी हम लोग कार्यविधि देखेंगे ताकि आप और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। वर्किंग मेथड, कार्यविधि, ये वर्क कैसे करता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चक्र देखेंगे। ये क्या करेगा? इसको हम कुंडली को घुमाना है बस। कुंडली को क्या करिए? घुमाइए। यहाँ पर हम घुमाने के लिए यहाँ पर इस तरह से दिखा देते हैं। इसको आप घुमाइए, वामावर्त घुमाइए। वामावर्त का मतलब ये वाला सिरा अंदर की तरफ जाएगा, ये कहाँ जाएगा? बाहर। ये सिरा अंदर की तरफ जाएगा और ये सिरा कहाँ की तरफ जाएगा? बाहर। यानी इसको हम वामावर्त घुमा रहे हैं, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसे हम घुमाएंगे, वामावर्त, ठीक है। कुछ इस प्रकार ये घूमने वाला है। और जब इस प्रकार घूमेगा तो इस कुंडली में AB सिरा और CD सिरा में धारा उत्पन्न होगी और वो धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो कार्यविधि में सबसे पहले हम लिखेंगे अर्ध चक्र के लिए,
अर्ध चक्र के लिए, प्रथम अर्ध चक्र के लिए देखते हैं, ठीक ना। प्रथम अर्ध चक्र, तो जब इस समय होगा इस स्थिति में, तो उसका फिगर कुछ इस प्रकार होगा। ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ये स्थायी चुंबक है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, यानी इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी बी की दिशा इधर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से दर्शाते हैं। इसमें इस कुंडली को हम रख देते हैं, इस कुंडली को हमने यहाँ पे रख दिया, और इसके सभी पॉइंट को दर्शा देते हैं। या ए था, बी था, सी था, और क्या था, डी पॉइंट था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वलय लगे हुए थे, ये वलय लगा हुआ था इससे, और दूसरा वाला लगा हुआ था इससे, इससे ये ब्रूस लगा हुआ था, इसके साथ साथ ब्रूस इससे लगा हुआ था, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ था, ठीक। अब बल्ब दो पॉइंट के बीच था, मान लेते हैं एक्स और वाई के बीच था, एक्स और वाई के बीच था, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको समझा देते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, देखिए ये अंगूठा है और ये तर्जनी है और ये मध्यमा, ये परस्पर लंबवत है। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा परस्पर लंबवत रखते हैं इसको, यानी ये 90 डिग्री पर रखते हैं। तो इसमें ये बी की दिशा बताएगा और ये धारा की दिशा बताएगा, और तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, अर्थात उस पर लगने वाला बल उसको बताएगा। तो ये दर्शा रहा है बल को, यानी चालक की गति की दिशा बता रहा है, और ये जो है बी की दिशा बता रहा है, और ये जो है किसकी दिशा बता रहा है, धारा की दिशा बता रहा है, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि धारा की दिशा क्या है। बी और चालक की गति दोनों को हम उस पर एडजस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक धारा की दिशा मिल जाएगी। आप देख पा रहे होंगे इस कुंडली ए सिरे को हम लोग, ए बी सिरे को हम अंदर की ओर लेके जा रहे हैं, इसको कहाँ ले जा रहे हैं, बाहर की तरफ। तो हाई अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंगूठा हमारा किधर रखना है, अंदर की तरफ। अंगूठे कहाँ रखना है, अंदर की तरफ। तो अंगूठा हमने अंदर की तरफ कर लिया। धारा, धारा को अभी नहीं एडजस्ट करना है, बी को एडजस्ट कीजिए। बी किधर है, बी की दिशा इधर है, यानी ये बी की दिशा हो गई, ठीक। और ये अंदर की तरफ, यानी एफ जो है वो कहाँ है, अंदर की तरफ। अब आपको बताना है धारा किधर होगी। देखो बी की तरफ अंगुली हमने कर लिया, अंगूठा अंदर की तरफ कर लिया, धारा कहाँ जा रही है, धारा नीचे है। धारा कहाँ है, नीचे। तो ए बी वाले सिरे में जो धारा है, वो धारा की दिशा कहाँ है, अंदर की तरफ। इसमें धारा की दिशा कहाँ है, अंदर की तरफ, ठीक। यानी ये नीचे की तरफ आप बोल सकते हैं, ये धारा की दिशा नीचे की तरफ। यानी जो धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा इसमें होगी, वो बी से ए की तरफ होगी। कहाँ होगी, बी से ए की तरफ। और बी से ए की तरफ होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यक्स से वाई होते हुए, यानी यक्स से किधर होते हुए, बल्ब में। बल्ब में अगर हम देखेंगे तो बल्ब में यक्स से वाई की तरफ होते हुए, इस तरह होते हुए सी डी में चली जाएगी। सी डी वाले सिरे पर भी आप लगा सकते हैं। ये कहाँ जा रहा है, बाहर। ये जब बाहर जा रहा है, यानी ये बाहर की तरफ है, बी इधर है, और अंगूठा कहाँ रखना है, बाहर। देखिए ये है सी डी, और इसमें ये बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ का मतलब अंगूठा को बाहर करना है, और ये जो तर्जनी है उसको इस दिशा में रखना है, और लगने वाली जो धारा उस पर होगी, वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। इसमें जो धारा होगी वो कहाँ की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए। प्रथम अर्धचक्र में बल्ब में धारा किधर से किधर थी, एक्स से वाई की तरफ थी, ठीक ना। यहाँ से इधर, इधर से होते हुए धारा, यहाँ से होते हुए R1 से होते हुए, B1 से होते हुए, यक्स से होते हुए, ये इधर से होते हुए, ये इधर चली जाएगी, इसकी दिशा थी, ठीक है। प्रथम अर्धचक्र की था। अब हम लेते हैं द्वितीय अर्धचक्र के लिए। द्वितीय अर्धचक्र या अगला अर्धचक्र। अच्छा, अगले अर्धचक्र में क्या होगा, ये नॉर्थ तो रहेगा ये आपका, ये साउथ रहेगा। इसको हम कुछ इस प्रकार कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो आप। इसमें इस कुंडली को रख देते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए सिरा जो पहला था ये छोटा था, ये वाला बड़ा हमने बनाया। पहला सिरा छोटा, दूसरा सिरा बड़ा। अब ये कुंडली का होगी, पहले ऐसे थी, अगले अर्धचक्र का मतलब ये अब ऐसे घूम गई है, ठीक है। पहले ऐसे थी,
अब ये कुंडली क्या हुई, ऐसे घूम गई, यानी यही बड़ा वाला सिरा इधर आ गया। अब देख रहे हैं इधर कौन सा सिरा है, सी डी, और इधर कौन सा है, ए बी। यानी आपको यहाँ बनाना है सी और डी, और यहाँ बनाना है ए व बी। ए व बी वाला छोटा है और ये वाला क्या है आपका, बड़ा है। तो आप यहाँ पर देख रहे थे कि ये ब्लैक से लगा हुआ था, किससे लगा हुआ था, ब्लैक से, ये वाला सिरा ब्लैक से लगा हुआ था, और ब्लैक से लगा हुआ है, इसके साथ साथ R1 है, R1 ब्लैक से लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद R1 किससे जुड़ा हुआ है, B1 से, और B1 किससे जुड़ा हुआ है, X से। बस इसकी दिशा, ये कुंडली घूम जाएगी, ठीक है, कुंडली में धारा की दिशा बदलेगी, जबकि ये इसी के साथ जुड़ा रहेगा। ब्रूस B1 जो होगा वो R1 के साथ ही लगा रहेगा, R2 वाले जो है वो B2 के साथ ही लगे रहेंगे, ठीक है। यानी ये वाला जो सिरा था अब घूम के आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये वाला हो जाएगा अब आपका, ठीक। और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा था ब्लू, वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। यानी इसके साथ जो ब्रूस लगा हुआ था, ब्रूस कौन सा था, B1 था, वो B1 रहेगा ही। इसके साथ कौन ब्रूस लगा हुआ था, इसके साथ B2 लगा हुआ था, वो B2 रहेगा ही, और इसके साथ साथ यहाँ पर बल्ब लगे हुए थे। अच्छा, B1 से कौन सिरा जुड़ा हुआ था, X। हाइजन B1 था, उससे कौन सिरा हुआ था, X1 था, या फिर X, ठीक। और B2 से कौन सिरा था, Y। ये जो B2 है इससे कौन सिरा है, Y सिरा है। अब हम इसमें देखेंगे धारा की दिशा। तो ये कुंडली हमारी ऐसे थी पहले, अब ऐसे घूम चुकी है, ठीक। तो हम देखना चाहते हैं ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ, तो इसमें धारा की दिशा क्या होगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। जब फ्लेमिंग का दाएं हाथ लगाएंगे तो बी की दिशा में उधर करेंगे, बी की दिशा हमेशा नॉर्थ से साउथ होगी, इधर होगी बी की दिशा, और चालक किधर, अंदर की तरफ, धारा कहाँ होगी, अंदर की तरफ। इसमें धारा कहाँ होगी, अंदर। इसमें देख लेते हैं, ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर का मतलब अंगूठा को इधर करना है, बी तो सही रहेगा, और धारा कहाँ हो जाएगी, ऊपर, इस सिरा में नीचे की ओर, और इसमें कहाँ होगा, ऊपर की ओर। इसमें नीचे की ओर होगा और इसमें कहाँ होगा, ऊपर की ओर। अब जरा देखिए यहाँ पर सी से डी से धारा होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ B2 से होते हुए, अब धारा ऐसे जा रही है, Y से होते हुए धारा, इधर से धारा होते हुए, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ से देखिए B2 से होते हुए, इस वलय से होते हुए, तो अब धारा ऐसे हुई। यानी इस अगले अर्ध चक्र में धारा की दिशा क्या है, बल्ब में धारा की दिशा अगर हम बल्ब में देखें तो क्या है, Y से X की तरफ। प्रथम अर्ध चक्र में आपने क्या देखा, प्रथम अर्ध चक्र में आपने धारा की दिशा क्या देखा, X से Y। अगले अर्ध चक्र में क्या देखा, Y से X, यानी परिवर्ती धारा है, ये दिशा इसकी बदल रही है। यानी ये कौन सी धारा उत्पन्न हुई है, प्रत्यावर्ती धारा, यानी AC धारा उत्पन्न हुई इस जनरेटर के माध्यम से, ठीक है। तो ये इसकी कार्यविधि थी। अब ये जो AC जनरेटर आपको दिख रहा है, DC में बहुत आसानी से इसे बदल सकते हैं। जहां पर आपने सर्पी वलय लगाया, उसकी जगह विभक्त वलय लगा दीजिए। यानी सर्पी वलय को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्पी वलय, सर्पी वलय, इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। और इस स्लिप रिंग की जगह अगर हम स्प्लिट रिंग कर देंगे, यानी विभक्त वलय, विभक्त वलय कर देंगे, तो वो जो धारा आपकी होगी वो किस में बदल जाएगी, DC में। अगर ये लगा रहेगा तो किस में रहेगी धारा, AC में। ये लगा रहेगा तो AC में धारा होगी, और जब हम उस स्लिप की जगह स्प्लिट रिंग कर देंगे, विभक्त वलय कर देंगे, तो किस में बदल जाएगी, वही DC में बदल जाएगी। यानी आप परिवर्तक का यूज करते हैं, जो धारा AC है उसको DC में बदलने के लिए विभक्त वलय का यूज करेंगे, विभक्त वलय परिवर्तक का यूज करते, परिवर्तक का प्रयोग मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कक्षा 10 के हिसाब से ये इतना पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद उच्च कक्षाओं के लिए हम बताने जा रहे हैं। कक्षा 10 वाले विद्यार्थी इतने तक ही देखें तो अच्छा है, और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो और जानकारी प्राप्त करने के लिए देख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब इसको थोड़ा उच्च लेवल तक लेके चलते हैं हम लोग, फार्मूला ड्राइव करते हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नॉर्थ था और यहाँ पर साउथ, दो चुंबक थे। इसमें हमने क्या किया था, एक कुंडली रखा हुआ था, एक कुंडली रखा हुआ था A B C और D। एक कुंडली इसमें क्या हो रही थी, घूम रही थी, और उस कुंडली को घुमाने के कारण इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, और फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें क्या होगा,
प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे। उसी की गणना हम लोग करनी है, कितनी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं, कितनी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ओके, तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग ये लाए हैं। जैसे वो कुंडली था, कुंडली के ये वाला भाग था, तो कुंडली के अंदर यहाँ पर इसके जो ये पूरा क्षेत्रफल भाग है, ये वाला भाग है। ठीक है, तो अब हम इसको लेकर चलेंगे, इसको रख देते हैं। इससे आप धारा की दिशा प्राप्त किए, अब फ्लक्स का मान इससे प्राप्त करेंगे। सपोज दैट ये चुंबक थे स्थायी, और इस चुंबक के बीच में कुंडली रखी हुई थी कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब क्या होगा, एक फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या है, ए, ये क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है अभी बताएंगे। और ये थीटा क्या है, तो थीटा बी व ए के बीच कोण है, बीच कोण है। कहने का मतलब है ये यन था, ये यस, नॉर्थ ध्रुव साउथ ध्रुव, इनके बीच में हम इस कुंडली को रखे हुए थे। ठीक ना, इस प्रकार रखे हुए थे। तो इसमें बी की दिशा तो फिक्स है, ये होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, किसकी दिशा होगी, बी की दिशा होगी। अब ए की दिशा क्या होगी, यानी ये पूरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश अगर निकालना है तो ये क्षेत्रफल के लंबवत होगी, क्षेत्रफल के क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर ये कुंडली इस तरह है, बाहर की तरफ होगी, ये बाहर की तरफ है और बी इधर है, इनके बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब बी उधर है, अब ये कुंडली घूमते घूमते ऐसे हो जाए, ऐसे, तो इनके बीच कोण क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ थीटा होगा। इस कुंडली को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया, ऐसे घुमा दिया, कुछ कोण पे घुमा दिया। ठीक, तो ये जो होगा, ये इधर तो बी की दिशा थी, इधर इसका क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश हमेशा इसके लंबवत होगा। ये पूरे क्षेत्रफल के तल के क्या होगा, लंबवत होगा, 90 डिग्री पर क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल कोई सदिश राशि नहीं, इसको समझने के लिए, वेक्टर प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग मानते हैं बस। ये हो गया ए, और बी और ए के बीच जो कोण बन रहा है वही थीटा है। ठीक ना, थीटा। और थीटा, चूंकि ये कुंडली घूम रही है, घूर्णन कर रही है, ये कुंडली क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो कितने कोण से कर रही है, थीटा। अब थीटा की जगह ये क्या है, कोणीय विस्थापन, इसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ ये समय ले रही होगी, मान लेते हैं टी समय ले रही है, टी समय। ठीक, तो अगर हम कोणीय वेग की बात करें, किस वेग से ये घूम रही है, अगर कोणीय विस्थापन से ये घूम रही है तो किस वेग से, कोणीय वेग अगर निकालना चाहेंगे तो क्या फार्मूला होगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा के समय, कोणीय विस्थापन बटा के समय, यानी ओमेगा बराबर थीटा बटा के टी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। यानी आप थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं, ये एक फार्मूला आपका तो ये मिल गया। अचुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से, चुंबकीय फैराडे के जो चुंबकीय प्रेरण है, प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या था, जब किसी जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उस प्रेरित धारा का मान कितना होता है, ई बराबर होता है माइनस डी फाई बटा के डी टी। यहाँ फाई बी भी कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स है ना, तो बी से भी दर्शा सकते हैं, फाई बी कर सकते हैं, ये मान होता है। और ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शा रहा है कि जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध करता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, ये फ्लक्स फाई बी कैसे माना गया, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। ठीक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा क्या है, यन से यस की ओर। जब हम क्या करेंगे, इस कुंडली को इसमें हम घुमाएंगे। देखिए पहले ये कुंडली इतनी है, तो इससे फ्लक्स, मतलब जो नॉर्थ है साउथ है, ये चुंबक है, इससे फ्लक्स रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र गुजरेंगी।
और चुंबकीय क्षेत्र की संख्या इस स्थिति में एक ही गुजर रही है, एक भी नहीं गुजर रही है। ठीक, जैसे जैसे ये घूमती जाएगी ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फ्लक्स का मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला है, क्षेत्रफल है, इसके लंबवत कितने गुजर रहे हैं, कौन चीज, चुंबकीय क्षेत्र। जितने चुंबकीय क्षेत्र इस क्षेत्रफल से गुजरेंगे उन्हीं की संख्या क्या कहलाएगी, फ्लक्स रेखा कहलाएगी। ठीक, फ्लक्स कहलाएगी। तो ये थी कुंडली, कुंडली इस प्रकार थी, तो क्षेत्र रेखाएं इतनी गुजर रही थी, जैसे इसे इसे बढ़ रही है मैक्सिमम होती जाएगी, फिर कम होती जाएगी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ेगी, फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या होती बढ़ेगी। यानी यहाँ पर कुल मिला जुला कहने का मतलब है, ये जब कुंडली घूमती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स का मतलब इस पे कितने विद्युत क्षेत्र गुजर रहे हैं, यन से यस की तरफ लाइन जा रही है कि नहीं, वो कितने जा रहे हैं, इनकी संख्या घटती बढ़ती है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित का मतलब क्या होता है, जो प्रेरित करके मतलब किसी कारण से हम उसको उत्पन्न कर रहे हैं, उसका मतलब हुआ प्रेरित। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 को लाके इसमें रख देते हैं 2 में। ठीक है, तो E बराबर माइनस डी हो जाएगा। फाइव बी की जगह आप बी ए कॉस थीटा रख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह ओमेगा टी रख सकते हैं। अब बटा के क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक, इसका आपको करना है अवकलन, जो कांस्टेंट वैल्यू है बी और ए उसको बाहर कर देंगे। E बराबर माइनस बी ए डी ऑफ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। एक चीज आपको बता देते हैं इसका अवकलन, मान लीजिए कॉस के एक्स है, इसका आपको करना है अवकलन। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा, कॉस का किस में बदल जाएगा, माइनस साइन में, माइनस साइन के एक्स, और के जो गुणांक है वो बाहर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस के साइन के एक्स हो जाएगा। कॉस का किस में बदल जाएगा, साइन में, के एक्स रहेगा, इसमें साइन जो एक्स का गुणांक है के वो बाहर आ गया, गुणा हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार इसका भी कर लेंगे, माइनस हाई साइन ओमेगा टी है, तो साइन का किस में हो जाएगा, माइनस कॉस का किस में हो जाएगा, माइनस साइन में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक, और ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी ही रहेगा, और इसमें से ओमेगा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसमें से ओमेगा बाहर आ जाएगा। उससे पहले क्या थे, बी ए बार थे। ठीक है, तो बी ए को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बी ए, तो ए बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ई का मान है। ठीक, इसकी जगह आप लिख सकते हैं ई नॉट लिख सकते हैं, बी ए ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, ई नॉट। ई नॉट क्या है, ये शिखर मान है, विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, थीटा। ठीक दोस्त, इसका आप ग्राफ बनाते हैं, इसके हिसाब से आपने पढ़ा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिखे, थीटा। इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। ठीक है, एक तरफ पहले क्या था, नॉर्थ था, और दूसरी तरफ क्या था, साउथ था, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है ना, इसको थोड़ा दूर बनाते हैं। ठीक, अब ये कुंडली इसमें कैसे घूमेगी, सबसे पहले हम इसमें कुंडली का नाम डिसाइड कर देते हैं। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, और यहाँ पर क्या था, डी था। ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और इधर ए हो जाएगा, और इधर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस कुंडली में घूमता रहेगा। तो आपको एक चीज बता देते हैं, थीटा क्या है, बी और ए के बीच का कोण है। इसमें बी की दिशा तो उधर है, ए क्या होगा, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल सदिश ए होगा इसके ठीक लंबवत बाहर की तरफ। कुंडली ऐसे है तो इधर, जैसे जैसे कुंडली घूमती जाएगी ये हमेशा इसके लंबवत रहेगा, क्षेत्रफल के लंबवत, क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थीटा का मान 0 रखते हैं। पहली स्थिति में थीटा बराबर कितना रखते हैं, 0। यहाँ पर थीटा बराबर 0, यानी कि इस समय देखिए ये स्थिति है थीटा बराबर 0 की, जब कुंडली बी की दिशा में हो, जब कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है वो बी की दिशा में है, इस प्रकार है। तो इसको अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, इस प्रकार आप बना सकते हैं। यहाँ पर ए सिरा था, यहाँ बी था, यहाँ पर सी था, और थीटा बराबर हमने कितना लिया है यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक,
यानी क्षेत्रफल सदिश भी इधर था, क्षेत्रफल सदिश जिधर था बी की दिशा में ही था, क्षेत्रफल सदिश इधर था और बी की दिशा भी क्या था, इधर है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया, 0। ठीक, उसी की दिशा में। अब क्या हुआ, ये घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब इसके बाद ये कुछ इस प्रकार आ गया अंदर की ओर, हाई वाला सिरा हम इधर लेते हैं, फिर सबसे पहले कुंडली यहाँ है, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, 360 घुमाना है। 360 कैसे घुमाना है, कई स्थिति में 5 स्थिति हम लेंगे, 2 स्थिति, 3 स्थिति, 4 स्थिति और यहाँ होगी 5 स्थिति। पांचों स्थिति कौन कौन होगी, नंबर 1 0 डिग्री पर होगा, फिर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पर हो जाएगा, फिर थीटा बराबर 180 डिग्री पर हो जाएगा, फिर थीटा बराबर 270 पर हो जाएगा, फिर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, फिर उसी जगह आ गया 360। इस तरह से कुंडली घूमेगी। उसी दिशा में थी, बी की दिशा में 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री घूम गई, फिर 180 डिग्री विपरीत हो गई 180 डिग्री, फिर 270, यानी ये बी की दिशा है, तो सबसे पहले इधर इसी की दिशा में जब थी ए तो 0 डिग्री, अभी क्या हुआ, नीचे आई 90 डिग्री, फिर इधर हुआ 180 डिग्री, फिर क्या हुआ कि ये इतनी घूम गई 270, फिर ये क्या हुआ कि ये पूरा घूम गई 360। ठीक है, और साइन के टोटल मान कितने होते हैं हम उसको बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पर साइन 0 अंश है, साइन 90 अंश है, साइन 180 अंश है और साइन 270 अंश है और साइन 360 अंश है, तो उसके मान क्या होंगे, साइन 0 अंश का मान 0 होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, साइन 180 अंश का मान कितना होगा, 0 होगा, साइन 270 अंश का मान कितना होगा, -1 होगा, साइन 360 अंश का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन के कुछ मान थे जो आपको उपयोगी होंगे आगे चल के। तो इनके हम चित्र बनाते हैं। सबसे पहले ये स्थिति थी आपकी, ठीक, इस प्रकार थे, तो उसके हमने फिगर को इस तरह बना। अब इस प्रकार हो गया, मतलब 90 डिग्री पर हो गया, ये कुंडली इस प्रकार हो गई। यहाँ पर ए था, हमने यहाँ पर नाम थोड़ा अलग कर दिया है, यहाँ पर मान लेते ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, इसके हिसाब से ए बी और सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। अब इसको इस प्रकार 180 घुमाना है, तो 180 घुमाने का मतलब है कि आप इसको इस प्रकार दिखा दीजिए, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। फिर इसके बाद इसको इस तरह दिखा देंगे, इस तरह दिखाएंगे तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसी दिशा में हो गया, यानी यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। कुल मिला के आप थीटा 0, 90, 180, 270, 360 जानिए। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से है। अच्छा, थीटा का मान लिया कि इस समीकरण में रखिए, तो ई का मान क्या निकलेगा, यहाँ पर ई के अलग अलग मान निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ई का मान, ई जो है साइन 0 अंश है, साइन 0 अंश का मान 0 हो जाता है, तो ई बराबर पूरा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर ई का क्या मान होगा, यहाँ पर ई का मान हो जाएगा साइन का डिग्री 90, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो ई नाट के बराबर हो जाएगा। ठीक, ई नाट के बराबर होगा। यहाँ पर जब 180 रखेंगे तब 180 के लिए 0 होता है, तो यहाँ भी ई बराबर 0। 270 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ई बराबर माइनस ई, और 360 रखेंगे तो ई बराबर फिर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, जहाँ पर आप ई बराबर ई नॉट साइन लिखे हैं, वहाँ पर भी बराबर भी नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और धारा के लिए लिखना होगा तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी या थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ई का मान, बी का मान, थीटा का मान, आई का मान इसी प्रकार होगा। चलिए इसको ग्राफ पे लेते हैं हम लोग। चलिए, ये 0 डिग्री है, ठीक, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री, फिर जब 0 डिग्री था, थीटा बराबर 0 था, तो ई का भी मान क्या था, 0। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो ई का मान मैक्सिमम हुआ, यानी यहाँ पर था, ये मान ई नाट है। इस समय क्या डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक, फिर कितना हुआ, 180, यानी ये यहाँ पर पहुंच गया, कितने पर, 180 पर। जब 180 पर पहुंचा तो कितना हो गया, फिर से ई का मान 0 हो गया, ये पूरा ई का मान दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 270, 270 का मतलब इस दिशा में, इस पॉइंट पर आएगा, तो ई 270 है।
फिर 270 पे ई देखिए माइनस में मान आया, इसके नीचे ऊपर दूरी प्लस होती है, नीचे दूरी क्या होती है माइनस, ई माइनस ई है, ठीक, ई नॉट। इसके बाद फिर से कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 360 डिग्री था। तो यहाँ से अर्धचक्र था, अगला अर्धचक्र था, आधा अर्धचक्र 180, फिर पूरा अर्धचक्र कितना हो जाता है 360, इसके बीच में ये 90 होता है, ये 270 होता है। तो ई का मान देखते हैं, जब 0 डिग्री था तो ई का मान 0 था, जब 90 डिग्री था तो ई का मान मैक्सिमम था, जब 180 डिग्री था तो ई का मान 0 हुआ था, फिर 270 हुआ तो ई का मान मैक्सिमम हुआ, ठीक। ई का मान इस पे बदल रहा है, ई का मान इस पे बदल रहा है, ठीक ना, ये कोड है, इस पर हम लोग कोड लिए थीटा, थीटा का मान है। तो ये 270 हुआ तो इसका मान माइनस में हुआ, जैसे ही 360 हुआ फिर से कितना हो गया, 0 पर आ गया, ठीक है। ई का मान इधर धनात्मक है, ई का मान इधर ऋणात्मक है, एक्स अक्ष पे हम लोग थीटा लिया। ये था कंसेप्ट। अब एसी देखिए, एसी जो एसी होता है उसका यही जो तरंग होता है इसका समीकरण यही होता है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर इसको आप आई के पदों में भी लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो प्रत्यावर्ती धारा कक्षा 12 के फिजिक्स में है, प्रत्यावर्ती धारा पाठ, उसको डायरेक्ट लोग बता देते हैं, यहाँ से तरंग खींचते हैं, तरंग के बाद डायरेक्ट दे देते हैं कि इस तरंग एसी तरंग है, एसी तरंग का वोल्टेज का समीकरण ये है, धारा का समीकरण ये है। लेकिन एक्चुअल में ये कंसेप्ट था, ठीक ना। तो ये प्योर कंसेप्ट था, इसमें कोई मिलावट नहीं थी। इसे अच्छे से नोट कीजिए आप और आगे तक इस वीडियो को बढ़ाइए ताकि सभी विद्यार्थी इसको कंसेप्ट के माध्यम से अच्छे से समझ सके। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।